जय हिंद दोस्तों। 12 अक्टूबर सन 1972 साउथ अमेरिका के यूरुग्वे देश से एक छोटा सा चार्टर्ड हवाई जहाज़ टेक ऑफ करता है। ये हवाई जहाज़ जा रहा है चिली देश की राजधानी सांटियागो में और इसमें बैठे हैं कुछ हट्टे कट्टे रग्बी टीम के प्लेयर। टोटल में 45 पैसेंजर है, तो इन प्लेयर के फैमिली एंड फ्रेंड भी साथ में आए हुए हैं। ये उड़ान कोई ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली थी। आमतौर पे यूरुग्वे से सांटियागो जाने में सिर्फ 3 घंटे का ही समय लगता है, लेकिन रास्ते में बीच में आती है विशाल एंडीज की पहाड़ियाँ। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज और हिमालय की पहाड़ी के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियाँ भी यही पाई जाती है। यही सुंदर पहाड़ियाँ हमारी कहानी में इन पैसेंजर के लिए एक भयानक मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती है। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता। पायलट डिसाइड करते हैं कि वो रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन दोबारा से उड़ने की कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में प्लेन को रात के लिए लैंड करा दिया जाता है। अगला दिन 13 अक्टूबर ये विमान दोबारा से टेक ऑफ होता है। दोपहर के 2:18 पर पायलट से देखा था कि मौसम साफ हो गया है, तो अगले 1 घंटे तक सफर काफी सुहाना रहता है। 3:21 पायलट प्लेन को डिसेंड करने लगते थे। ये प्लेन सांटियागो के काफी करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी पहाड़ियों में था, क्योंकि इस शहर के बगल में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। नीचे उतरते समय अचानक से भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलती है। प्लेन बहुत तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। इसी समय आसपास बहुत सारे बादल आ जाते हैं। चारों तरफ बादल ही बादल, कुछ दिखाई नहीं देता। किसी को समझ नहीं आता हो क्या रहा है। पैसेंजर सीट में बैठे कुछ रग्बी प्लेयर बड़े निडर हैं, वो मजाक बनाते हैं टर्बुलेंस का। इन जोक्स के बीच एक पैसेंजर खिड़की के बाहर देखता है, तो उसे दिखता है कि बादल धीरे धीरे हटने लग रहे हैं, लेकिन फिर दिखता है कि पहाड़ियाँ बहुत नजदीक है। जैसे ही हवाई जहाज बादलों से बाहर निकलता है, तो पायलट रियलाइज करते हैं सामने बहुत करीब बहुत बड़ी चट्टान है। इमीडिएटली पैनिक में आकर वो प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। एयरक्राफ्ट का ग्राउंड कोलिजन अलार्म बड़ी तेजी से बज रहा है। पायलट मैक्सिमम पावर लगा देते हैं एल्टीट्यूड गेन करने में, उस पहाड़ी के ऊपर से बचने के लिए, लेकिन अफसोस अब तक बहुत लेट हो चुका। हवाई जहाज के पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है ऊपर जाते वक्त। प्लेन का जो पूरा रियर पोर्शन था वो अलग हो जाता है। पीछे की जो 2 सीटों की रो थी वो प्लेन से लिटरली हवा में बाहर उड़ जाती है। 3 पैसेंजर इसी के साथ उड़कर हवा में गायब हो गए। कुछ और सेकंड तक एक प्लेन ऊपर जाते रहता है और फिर अचानक से नीचे गिरने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद एक और कोलिजन, प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। कुछ और पैसेंजर प्लेन से बाहर उड़कर नीचे गिर जाते हैं और अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन बचा था, जो सीधा जाकर ग्लेशियर में गिरता है। 350 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से एक ग्लेशियर पर स्लाइड करता रहता है और 700 मीटर नीचे जाकर एक फाइनल लास्ट टकरार होता है। प्लेन का सब कुछ तहस नहस हो गया। पैसेंजर सीट थी वो भी प्लेन के बेस से फटकर बाहर आ जाती है। प्लेन का पूरा कॉकपिट पूरी तरह से क्रैश हो जाता है और 2 पायलट इमीडिएटली मारे जाते हैं। ये हवाई जहाज अब एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी में 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि प्लेन में बैठे 45 पैसेंजर लोगों में से 33 लोग अभी भी जिंदा बचे हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों में से कई लोग जख्मी हैं और कोई नहीं जानता कि एक कहाँ पर अटके खड़े। पता चलता है कि एयरप्लेन अपने प्लान्ड रूट से 80 किलोमीटर भटक चुका था और ये सर्वाइवल की दर्दनाक कहानी बस अभी शुरू हुई है दोस्तों। ना तो वो लोग उस वक्त इमेजिन कर सकते थे, ना ही आप लोग इस वक्त इमेजिन कर सकते हो कि इन सर्वाइवल्स के साथ आगे हुआ क्या। ये है दिल दहला देने वाली कहानी यूरोगियन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों। old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of the Andes. इस क्रैश के एकदम बाद 2 सर्वाइवर ऐसे थे जिन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी। पहले 19 साल का रोबर्टो कनेसा और दूसरा 20 साल का गुस्तावो ज़र्बिनो। ये दोनों लड़के मेडिकल स्टूडेंट भी थे, तो तुरंत ये काम पर लग जाते हैं, ये देखने के लिए कि कौन कौन जिंदा बचा है और कैसे घायल लोगों की मदद करी जा सकती है। ये देखते हैं कि कई पैसेंजर ऐसे हैं जिन्हें बहुत सीनियर इंजरी हो रखी है। इनमें से एक पैसेंजर है 23 साल का फर्नांडो पराडो, जो स्कल फ्रैक्चर की वजह से अब कोमा में है। जितना इनसे हो सकता था उतना 2 मेडिकल स्टूडेंट कोशिश करते हैं इन बच्चे हुए सर्वाइवर की मदद करने की। दूसरी तरफ इस प्लेन के गायब होने के 1 घंटे के अंदर ही चिली एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को नोटिफिकेशन पहुंच जाता है।
4 हवाई जहाज तैनात किए जाते हैं सर्वाइवर्स को सर्च करने के लिए। शाम से लेकर रात तक एक क्रैश साइट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें कुछ नहीं मिल पाता। रेस्क्यू सर्विस के ऑफिसर रेडियो ट्रांसमिशन को सुनकर कंक्लूड करते हैं कि एयरक्राफ्ट बहुत ही रिमोट और इनएक्सेसिबल जगह में जाकर क्रैश किया होगा। प्रॉब्लम यह थी कि यह हवाई जहाज व्हाइट कलर का था और ऐसी जगह पे क्रैश किया था जहां चारों तरफ व्हाइट स्नो और आइस मौजूद थी। बर्फीली पहाड़ियों में इसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम था। 13 अक्टूबर की रात बचे हुए पैसेंजर बड़े होपफुल थे। उन्हें उम्मीद थी कि बस किसी तरीके से एक रात यहाँ पर गुजार ले, ठंड से बचने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ले, अगले दिन उन्हें कोई ना कोई ढूंढ ही लेगा। उस बर्फीली रात को 5 घायल पैसेंजर सर्वाइव नहीं कर पाते। सर्वाइवल्स का नंबर अब 33 से नीचे होकर 28 पर आ गया। इन जिंदा बचे लोगों ने प्लेन की बची कुछ बॉडी को इस्तेमाल किया शेल्टर के तौर पर। लगेज का सामान, सीटें और बर्फ का इस्तेमाल करते हैं प्लेन के पीछे के हिस्से को ढकने के लिए, ताकि यह अंदर गर्म रह सके। अगला दिन 14 अक्टूबर अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वे देश से 11 अलग अलग हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन में लग जाते हैं। इन्होंने जो सर्च एरिया चूज किया था वो सही था। उस सर्च एरिया के अंदर इस क्रैश साइट को लोकेशन भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो क्रैश साइट को ढूंढ नहीं पा रहे थे। सर्वाइवर्स कोशिश करते हैं, वो लिपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं प्लेन की छत पर SOS लिखने के लिए। वो एस लिखना शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि इनके पास इतनी लिपस्टिक नहीं है कि वो सारे लेटर लिख पाए। फिर वो कोशिश करते हैं कि बर्फ में सूटकेस का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया जाए, ताकि सर्च एयरक्राफ्ट जो ऊपर घूम रहे हैं वो इन्हें देख लेंगे। लेकिन जल्द ही ये रियलाइज कर लेते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है। उस दिन इन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हवाई जहाज इनके ऊपर से उड़ते हुए दिखते हैं। ये चिल्लाकर हाथ फेरकर अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो हवाई जहाज इन्हें नोटिस कर ले। एक और दिन इसी कोशिश में गुजर जाता है। अगला दिन 15 अक्टूबर बचे हुए लोग रियलाइज करते हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। एक पैसेंजर है फिटोस्टोरोज नाम से, जो पानी निकालने का तरीका ढूंढ लेते हैं। वो एक मेटल की शीट का इस्तेमाल करते हैं सोलर कलेक्टर के तौर पर, जिससे कि धूप को कॉन्सेंट्रेट करके बर्फ को मेल्ट किया जा सके। और वो बूंद बूंद पानी कलेक्ट करते हैं खाली वाइन की बोतलों के साथ साथ कई पैसेंजर सीट में लगी गजिया थी, उन्हें स्नो शूज की तरह इस्तेमाल करने लगते। और सीट कवर में मौजूद वूल को भी इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला दिन 16 अक्टूबर क्रैश के 3 दिन बाद फर्नांडो पराडो जाग उठते हैं अपने कोमा से। जैसे ही उन्हें होश आता है, उन्हें दिखता है कि उनकी मां क्रैश में मारी जा चुकी है और उनकी 19 साल की बहन बहुत इंजर्ड है। पराडो अपने बहन को जिंदा रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, उनके लिए खाना पानी लेकर आते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन जैसे बीतता गया, क्रैश के 8 दिन बाद उसकी बहन भी गुजर जाती है अपनी इंजरीज के चलते। ऐसे हादसे हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है, कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। हम नहीं जानते कि कितनी लंबी उम्र हम जी पाएंगे असलियत में। इसलिए कहा जाता है लिव एवरी मोमेंट। इनमें से ज़्यादातर पैसेंजर ऐसे लोग थे जो समुद्र किनारे रहते थे। इससे पहले इन्होंने कभी बर्फ भी नहीं देखी थी और अब अचानक से -13 सेल्सियस की ठंड में इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर बिना प्रॉपर खाना और पानी के यहाँ किसी तरीके से सर्वाइव कर रहे थे। इन बुरी परिस्थितियों में एक और भी प्रॉब्लम थी, स्नो ब्लाइंडनेस की। जब सूरज अल्ट्रा वायलेट रे पहाड़ियों पर मौजूद बर्फ और स्नो में रिफ्लेक्ट करती है तो उससे आपकी आंखें भी डैमेज हो सकती है। इसे स्नो ब्लाइंडनेस कहा जाता है। सर्वाइवर्स के पास सिर्फ टोटल में 3 ही सनग्लासेस थे। 21 अक्टूबर क्रैश के 8 दिन बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम अपने हाथ खड़े कर देती है। उन्हें लगता है कि 8 दिन में किसी सर्वाइवर्स का कुछ अता पता नहीं मिला तो कोई फ़ायदा नहीं है अभी सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने का। बहुत कम चांस है कि इतने दिनों बाद भी कोई वैसे भी जिंदा बचा होगा। तो 142 आवर्स ऑफ सर्च ऑपरेशन के बाद ऑफिशियली इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। इसी बीच सर्वाइवल को एक ट्रांसिस्टर रेडियो पड़ा हुआ मिलता है। हवाई जहाज की सीटों के बीच में एक सर्वाइवल रग्बी प्लेयर रॉय हार्ले इलेक्ट्रिक इंथुजिएस्ट भी थे, तो उस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं। बड़ा लंबा सा एंटीना इम्प्रोविंग करके बनाते हैं और इनके एफर्ट की वजह से फाइनली ये रेडियो काम करने लगता है। इस रेडियो से सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन हो सकता था। बाहर की चीज़ें ये सर्वाइवल सुन सकते थे, लेकिन खुद से कोई मैसेज बाहर नहीं पहुंचा जा पाते थे। ये रेडियो ऑन करते हैं क्रैश के 11 दिन बाद और तब इन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन कैंसिल किया जा चुका है। इन लोगों का दिल पूरी तरह से बैठ जाता है। कुछ लोग रोने लगते हैं,
इन खबर को सुनने के बाद कुछ लोग हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। feeling that their world is alive and they consider you dead. फर्नांडो पराडो एक लौटे थे जो ज़्यादा रिएक्ट नहीं किए इस खबर को सुनकर, क्योंकि इनके मन में कुछ और ही प्लान बन रहा था। 11वें दिन तक सर्वाइवल को खाने की सख्त कमी महसूस होने लगी। इनके पास वैसे भी ज़्यादा खाना था नहीं। 8 चॉकलेट बार थे, टीन का मसल था, 3 जार थे चॉकलेट जाम के, एक आलमंड का, एक बादाम का डब्बा था, कुछ डेट्स थी, कुछ कैंडीज थी, कुछ ड्राइड प्लम्स और वाइन की कुछ बोतलें। क्रैश के कुछ दिन बाद ही इन सारे खाने का रेशन शुरू कर दिया था। हर दिन बहुत थोड़ा थोड़ा खाते थे, लेकिन इस हद तक रेशन करना भी काफ़ी नहीं था, क्योंकि खाना अब बिल्कुल ख़त्म होने लगा था। 3800 मीटर के हाइट पर यहाँ कोई पेड़ पौधे भी नहीं कोई जानवर भी था जिन्हें मारकर खाया जा सकता। 11वें दिन खाना पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था और कुछ लोगों ने प्लेन के कुछ पार्ट को भी खाने की कोशिश करी, जैसे कि सीटों के अंदर लगे कॉटन को और सीटों के ऊपर लगी लेदर को खाने की कोशिश करी, लेकिन इससे वो और भी बीमार पड़ गए। ऐसी सिचुएशन में जब भूखे मरने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था, तो इन सर्वाइवर्स ने ऐसा किया जिनको सुनकर आपके रूह कांपने लगे। इन्होंने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मुर्दा बॉडी को खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यह फैसला लेना बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मारे गए थे इस क्रैश में वो दोस्त थे, क्लासमेट थे, फैमिली मेंबर थे या रिलेटिव थे। We have to eat, and the only proteins are the dead bodies of the people that were in this plane. ये आइडिया सबसे पहले कनेसा को आया था, तो उसी ने ही ट्राई किया ये सब करने की। कुछ लोगों ने खाने की कोशिश करी, लेकिन उनसे बिल्कुल हजम नहीं हुआ। उन्होंने उस वक्त मना कर दिया, लेकिन 2 दिन जब और गुजर गए तब और कोई ऑप्शन नहीं था, तो फाइनली उन्होंने भी इंसानों की मीट को अपना खाना बनाया। 29 अक्टूबर क्रैश के 16 दिन बाद सर्वाइवल के लिए ये फूड सोर्स भी बड़ी तेजी से खत्म हो रहा था। इनके पास आगे कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या किया जाए। हालात इससे बदतर हो नहीं सकते थे, लेकिन फिर उस रात एक बहुत बड़ी गरजती हुई आवाज उन्हें सुनाई देती है। पता चलता है कि अचानक से एवलेंस आ गया है। भारी बर्फ पहाड़ी के ऊपर से इतनी तेजी से बर्फ गिरती है कि इस प्लेन के टुकड़े में पूरी तरह से बर्फ घुस जाती है। आठ लोग बर्फ के अंदर गुम होकर सांस की कमी की वजह से मारे जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 19। Roberto, you had it. You're going to die. That's it. A very nice sensation of heat between my legs because I was peeing on myself and saying that's it. ये बचे हुए 19 भी बर्फ के अंदर एक छोटी सी स्पेस के अंदर दबे हुए हैं। पराडो एक मेटल पोल का इस्तेमाल करते हैं बर्फ के अंदर एक होल बनाने के लिए, जिसकी वजह से कुछ वेंटिलेशन आ पाती है। 2 दिन तक मेहनत करने के बाद खोद कर एक टनल बनाते हैं। उस बर्फ के अंदर से बड़ी मुश्किल से सरफेस से बाहर निकल पाते हैं। बाहर निकलते ही अचानक से इन्हें दिखता है कि बर्फ का तूफान आ रहा है और जिंदा रहने के लिए वापस उस बर्फ की गुफा में जाकर ही बैठना समझदारी होगी। अगले 3 दिन तक बचे हुए सर्वाइवर्स किसी तरीके से क्रैम्प्ड पेस्ट में फंसकर बैठे रहते हैं। 3 दिन बाद ये वापस सरफेस पर जाते हैं, तब मौसम साफ होता है। बाहर निकलकर ये बचे कुचे लोग रियलाइज करते हैं कि इन्हें कोई बचाने आने वाला नहीं है। अगर इन्हें यहाँ जिंदा रहना है तो इन्हें एफर्ट खुद से करना पड़ेगा। यहाँ क्रैश साइट पर बैठे रहकर मदद की उम्मीद करने का कोई फायदा नहीं है। मरना ही है तो आखिरी दम तक कोशिश करके मरे। कनेसा, पराडो और विल्स्टिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवर्स में से थे, तो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन 3 लोगों को थोड़ा ज़्यादा खाना दिया जाए, सबसे गर्म कपड़े इन्हें दिया जाए, क्योंकि ये लोग कोशिश करेंगे बाहर निकलकर पैदल चल के मदद ढूंढने की। सबसे पहला काम था लोकेशन का अंदाजा लगाना। क्रैश होने से पहले कॉकपिट ने एक ट्रीटमेंट दी थी कि इनके हवाई जहाज ने कुरिको शहर को पार कर दिया है। तो इन लोगों ने अंदाजा लगाया कि अगर हम वेस्ट साइड में कुछ किलोमीटर चले गए तो हम जरूर चिली देश के कुछ कंट्री साइड के एरिया में पहुंच जाएंगे, लेकिन ये अंदाजा इनका बहुत गलत था। कॉकपिट को असल में खुद भी आइडिया नहीं था कि प्लेन को कहां पर ले जा रहे हैं। असलियत में इनकी क्रैश साइट 89 किलोमीटर ईस्ट में थी, एंडीज पहाड़ियों के बीचों बीच। लेकिन फिर भी इस बात से अनजान एक कुछ टाइम रेस्ट करते हैं एनर्जी बिल्डअप करने के लिए। और 15 नवंबर
प्लेन क्रैश किए 33 दिन बाद ये 3 लोग निकल पड़ते हैं मदद ढूंढने के लिए। घंटों तक ईस्ट की दिशा में चलने के बाद इन्हें अपने ही हवाई जहाज का पीछे का टुकड़ा गिरा हुआ मिलता। ये वही हिस्सा था प्लेन का जो पहले ही टूट गया था। इसके अंदर इन्हें बहुत सारे सूटकेस मिलते हैं, चॉकलेट के बक्से, 3 मीट पैटीज, रम्स की बोतल, एक्स्ट्रा कपड़े, कॉमिक बुक और दवाइयाँ भी। और इसके साथ ही साथ इन्हें मिलता है एयरक्राफ्ट का 2-वे रेडियो सिस्टम। इसे ना सिर्फ इनकमिंग कम्युनिकेशन हो सकती है बल्कि बाहर भी मैसेज भेजा जा सकता है। डिसाइड करते हैं कि यहीं पर रात बिताई जाएगी। एक्सपेडिशन के अगले दिन ये थोड़ा बहुत और रेस्ट में चलते हैं, लेकिन बातचीत करने के बाद इन्हें लगता है कि ये जो एयरक्राफ्ट का रेडियो है इसे ही चालू करने की कोशिश करी जाए। क्यों ना हम हवाई जहाज से बैटरी निकालने की कोशिश करें मेन बॉडी से और फिर रेडियो को चालू करने की कोशिश करें, फिर बाहर हम अपनी SOS कॉल भेज सकते हैं। टेल के हिस्से में ही इन्हें 24 किलो की बैटरी भी मिलती, लेकिन बहुत भारी थी। इन्हें वापस से कैरी करके प्लेन की मेन बॉडी क्रैश साइट तक ले जाया नहीं जा सकता था। इन्होंने डिसाइड किया कि इसे यहीं से चालू करने की कोशिश करते हैं। वापस जाकर ये रॉय हार्ले की मदद लेते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रिशियन की जानकारी थी, लेकिन अफसोस ये प्लेन भी काम नहीं कर पाता। बात असल में ये थी कि एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम 115 वोल्ट AC में काम करता था और जो बैटरी इनकी थी वो 24 वोल्ट DC की थी। इन्हें कनेक्ट करने का इसके पास कोई जरिया नहीं था। उस दिन तक ये पूरी कोशिश करते हैं रेडियो को चालू करने की, लेकिन जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि कोई और रास्ता नहीं है। जितना बचना है तो वेस्ट की डायरेक्शन में पैदल चलना शुरू करना पड़ेगा। 11 दिसंबर क्रैश के 59 डे बाद एक एवलांच आता है जिसमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं। I was trapped completely by the snow in the avalanche, and it's the most deadly silence you may imagine. I couldn't move. बचते हैं अब सिर्फ 16। वेस्ट की डायरेक्शन में पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए इन्हें रात में सोने का कोई तरीका चाहिए था। -13 सेल्सियस की ठंड में से कैसे सर्वाइव किया जाए रात में। सर्वाइवर्स में एक 18 साल का लड़का था, कार्लोस मिगुएल रोड्रिगेज। उसे याद था कि उसकी मम्मी ने उसे निडल से सुई करना सिखाया था। वो अपने साथ अपनी निडल सुई लेकर चलता था। उसका आइडिया यह था कि अलग अलग कपड़ों को हम एक साथ स्टिच करके एक बड़ा सा स्लीपिंग बैग बना दें। idea that with the insulation you can make a sleeping bag. But I not only had the idea, I made it myself. 12 दिसंबर 2 महीने पूरे हो चुके हैं उस दिन से जिस दिन ये क्रैश हुआ था। ये 3 बहादुर आदमी पराडो, कनेसा और विजिंटिन निकल पड़ते हैं बिना किसी माउंटेन रिंग गियर के ग्लेशियर पर क्लाइंब करने। वेस्ट की दिशा में जाने का मतलब था कि इन्हें पहले पहाड़ी के ऊपर से जाना होगा नीचे जाने से पहले। इन्हें अभी भी लगता था कि ये सिर्फ कुछ किलोमीटर ही दूर है, तो इन्हें उम्मीद थी कि 2-3 दिन के अंदर चलकर मदद ढूंढ लेंगे। And you can imagine, without any skill, without any training, you're like a child when you are confronted with a snow slope. You try to go straight up, you might be using your hands and your feet, you're slipping, you're sliding, and for every step that you go up, you slide back a half a step. के पास कोई टेक्निकल गियर नहीं था, कोई नक्शा नहीं था, कोई कंपास भी नहीं था और ना ही कोई क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस था। इसके बावजूद भी ये आगे बढ़ते रहते। काफी पतली हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी इन्होंने स्टिच करके जो अपना स्लीपिंग बैग बनाया था वो रात में काम आता है। आगे बढ़ते रहे, इसमें धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए ये आगे बढ़ते रहते। ये तीनों एक स्लीपिंग बैग में दूसरे से जितना करीब रह सकते थे उतना करीब रहकर सोते थे। सूरज के निकलते ही ये चलना शुरू कर देते थे। ये धीरे कदम से कदम मिलाकर ये आगे बढ़ते रहते। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, चौथे दिन की सुबह इन्हें रियलाइज होता है कि इनकी एस्टिमेशन कितनी गलत है। दूसरा दिन आया, आगे इन्हें दिखता है कि ये रास्ता तो खत्म ही नहीं होता। खाने की कमी की वजह से विजिंटिन डिसाइड करता है कि वो वापस मुड़कर क्रैश साइट पर चला जाएगा और बचे हुए 2 लोग ही आगे बढ़ेंगे ताकि खाने की कम जरूरत पड़े। 15 दिसंबर विजिंटिन अपना रास्ता वापस ले लेता है, जो कि बहुत ही आसान रास्ता होता है क्योंकि ये सारा डाउन हिल था। वो एयरक्राफ्ट की सीट को एक स्ले की तरह इस्तेमाल करता है और वो 1 घंटे के अंदर क्रैश साइट पर पहुंच जाता है। इस पहाड़ी को चढ़ने में इसे 3 दिन लगे थे और सिर्फ 1 घंटे में वापस क्रैश साइट पर पहुंच गया। प्राडो और कनेसा आगे बढ़ते रहते हैं, पहाड़ी चढ़ते रहते हैं। 3 घंटे बाद ये पहाड़ी की पीक पर पहुंच जाते हैं और इन्हें दिखता है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। आसपास बर्फीली पहाड़ी के अलावा कुछ नहीं है। प्राडो बड़ी मुश्किल से कोशिश करता है ढूंढने की कि कुछ तो दिखाई दे। फिर दूर वेस्टर्न होरिजन में इन्हें दिखता है कि 2 पहाड़ियाँ की चोटी है
जहाँ पर बर्फ नहीं है। अंदाजा लगाते हैं कि हमें उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी। बराडो बड़ी मुश्किल से कोशिश करते हैं ढूंढने की कि कुछ बराडो और कनेसा कई दिन तक हाइकिंग करते रहते हैं। फाइनली ये एक वैली पर पहुंचते हैं, एक ऐसी वैली जहां पर इन्हें नदी बहती हुई दिखती है। दिखाई देती। ऐसी सिचुएशन में नदी तक पहुंचना एक बहुत बड़ी राहत की चीज थी, क्योंकि नदी के डायरेक्शन में ट्रैवल करते करते डाउन हिल का रास्ता मिलना आसान था। ये चलते रहते हैं और फाइनली 9 दिन तक ट्रैकिंग करने के बाद 20 दिसंबर को इन्हें इंसानों की कुछ प्रेजेंस भी दिखने को मिलती है। ये इतना थक गए थे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि इनसे आगे अब बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। पर तभी नदी के दूसरे किनारे And Roberto said, "Look, Nando, a man on a horse." घोड़े पर बैठे 3 लोग दिखाई देते हैं। पराडो चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नदी का शोर इतना ज्यादा है कि उन तक आवाज पहुंच नहीं रही थी। लेकिन बाय चांस उनमें से एक इंसान पराडो और कनेसा को देख लेते हैं और उनकी तरफ देखकर वापस चिल्लाता है, टुमारो। वो ये कहता है कि कल दोबारा आऊंगा। अगले दिन वो आदमी घोड़ों पर बैठकर दोबारा आता है और इस बार अपने साथ पेपर और पेंसिल लेकर आता है। वो इस पेपर को पत्थर और पेंसिल को साथ में अटैच करता है धागे के जरिए, नदी के दूसरे किनारे की ओर फेंकता है। पराडो को पहली बार मौका मिलता है अपना संदेश बाकी दुनिया तक पहुंचाने का। पराडो इस पेपर पर लिखते हैं स्पेनिश भाषा में, आई कम फ्रॉम अ प्लेन दैट फेल इन माउंटेन। मैं यूरोज्ञान से आया हूँ, 10 दिन तक पैदल चल रहे हैं। मेरे घायल दोस्त प्लेन की क्रैश साइट पर मौजूद है। मैं जल्दी से मदद की ज़रूरत है, लेकिन हम नहीं जानते कैसे मदद मिलती। हमारे पास कोई खाना नहीं है, हम कमज़ोर हैं, हमारे पास चलने की भी हिम्मत बची नहीं है। हमें बचा लो, हम कहाँ पर हैं। दूसरी तरफ ये संदेश को रिसीव करने वाला आदमी एक सीधी दिश का किसान था, सर्गियो कातालन। वो इस नोट को पढ़ता है और उन्हें इशारों में समझाता कि मैसेज समझ लिया। अपने बाकी दोनों साथियों के साथ बात करने के बाद उसे कुछ पता चलता है कि हाँ, कुछ याद तो आ रहा है कि कुछ 2 महीने पहले खबर में मैंने सुना था कि एक प्लेन क्रैश हुआ है। और जब साथियों को रियलाइज होता है तो ये शॉक्ड रह जाते हैं। इन्हें यकीन नहीं होता कि 2 महीने पुराने प्लेन क्रैश से अभी भी कोई जिंदा बचा है। सर्गियो ब्रेड का टुकड़ा फेंकते हैं नदी के दूसरी ओर और अगले 10 घंटे तक लगातार एक घोड़े पर बैठकर वेस्ट की डायरेक्शन में दौड़ने लगते हैं। इंसानों के किसी भी गांव या बस्ती से अभी भी इतना दूर थे। फाइनली जब ये सबसे करीब के शहर में पहुंचते हैं तो खबर वहां के आर्मी कमांड को बताई जाती है। सैंटियागो में मौजूद आर्मी के हेडक्वार्टर को एक कांटेक्ट करते हैं। इसी बीच एक किसान पराडो और कनेसा को घोड़े की मदद से लॉस मेंटेन शहर में लेकर आते हैं, जहां पर फाइनली इन्हें कुछ रेस्ट मिलता है। पता चलता है कि अपनी उम्मीद के बल पर पिछले 10 दिनों में 61 किलोमीटर पैदल चल के हाइक किए थे। कनेसा अपना आधा बॉडी वेट लूज कर चुके थे, सिर्फ 44 किलो इनका वेट बचा था। जैसे ही इनकी कहानी के किस्से बाकी लोगों को पता चलते हैं तो ये इंटरनेशनल खबर बन जाती है। sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno, sobre ese tema. Sí, no sé. ये दिल दहला देने वाली कहानी सही मायनों में अनबिलीवेबल थी। चिली की एयरफोर्स 3 हेलीकॉप्टर भेजते हैं इमीडिएटली रेस्क्यू करने में। आर्मी ऑफिसर पराडो और कनेसा को इंटरव्यू करते हैं लोकेशन की इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए। पराडो अपने साथ पायलट का फ्लाइट चार्ट लेकर आए थे और वो नक्शे में नाप रहे थे कि वो कहां पर हाइक कर रहे थे। आर्मी ऑफिसर उन्हें हेलीकॉप्टर में लेकर जाते हैं ताकि क्रैश साइट को लोकेट किया जा सके और उनकी मदद से बचे हुए सर्वाइवर्स की लोकेशन फाइनली पता चलती है आर्मी कमांडर को 22 दिसंबर 1972, 70 दिन बाद क्रैश के। 2 हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू टीम फाइनली पहुंचते हैं बचे हुए सर्वाइवर्स के पास उनकी जान बचाने के लिए। टोटल में 16 सर्वाइवर्स यहाँ पर रेस्क्यू किए जाते हैं। बहुत बुरी हालत थी उन सर्वाइवर्स की, अल्टीट्यूड सिकनेस, डिहाइड्रेशन, टूटी हुई हड्डियाँ, मेल न्यूट्रिशन, लेकिन सबके सब रिकवर कर जाते हैं। यह कहानी दुनिया के सामने लेसन है उम्मीद को लेकर। अगर आपने ठान ली कुछ कर दिखाने की और आपके अंदर सब्र है और इंसानियत है तो क्या कुछ करना नहीं इम्पॉसिबल है। आप चाहे तो ऐसी चीजें अचीव कर सकते हैं जिसे आप कभी सपनों में भी नहीं सोच सकते। वो कहते हैं ना, where there's a will, there's a way। इन लोगों को मेरा सलाम। वगाड़ो रावल देव।